अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स लाइब्रेरी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी के बारे में कोई भी हमें सही से नहीं बता सकता कि ग्रेविटी क्या है। ये बेसिकली सिर्फ एक अट्रैक्शन है दो बॉडीज़ के दरमियान, कि कोई भी यूनिवर्स में मौजूद दो बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये एक फ़ोर्स की वजह से है जिसको ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। अब साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के बिहेव और इसके इफ़ेक्ट की वजह से इसको पहचानते हैं। इसके अलावा हमें नहीं मालूम कि इसकी वजह क्या है और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। 1967 में सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी, एक यूनिवर्स में मौजूद एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फ़ोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के स्क्वायर के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है, जैसे कि हमें जानते हैं कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है इट इज़ नॉट ओरिजिनल, इट इज़ नॉट प्रेजेंट बट इट इज़ अपेयर्ड टू बी प्रेजेंट, कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वेरिंग ऑफ अपेरेंट ग्रेविटी है कि जिसको हम आर्टिफिशियली तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी स्पेस में, यहाँ तक कि हम अर्थ पे भी आर्टिफिशियली ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं, रोटेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, मास, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी जनरेटर, मैनी मोर, हम बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। लेकिन हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्यों लेते हैं? अगर आप एक मैट्रिक या एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होती है किसी भी रोटेटिंग बॉडी के अंदर। कोई भी बॉडी जो एक सर्कल में मूव कर रही है तो एक ऐसी फोर्स ज़रूर मौजूद है जो उसके सेंटर की तरफ खींच रही है, और एक ऐसी भी इन एज अ रिएक्शन फोर्स होगी जो उसे टुवर्ड्स द रिम ऑफ द सर्कल पुश करेगी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बिल्कुल सेम इन द केस ऑफ ग्रेविटी ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है। अगर हम बात करें कि स्पेस की, तो स्पेस में हम जानते हैं कि ग्रेविटी मौजूद नहीं होती, इसलिए जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उनमें ऐसी कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से बॉडीज़ जो हैं वो उसमें बैलेंस्ड रहें, उसमें एक जगह पर रहें। तो अगर ऐसा ना हो, अगर उसमें कोई भी फोर्स मौजूद ना हो, तो स्पेसशिप के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारी मशीनरी है, जो उसमें ह्यूमन बींग्स हैं, स्पेस पायलट है हमारा, वो सब किस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं? तो हमें चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स मौजूद हो सैटेलाइट में जो वहाँ की बॉडीज़ को अपनी जगह पे बरकरार रखे। स्पेस सैटेलाइट्स को नॉर्मली बिहेव कराने के लिए कि उनमें बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि हमारी अर्थ का प्रोसेस है, जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने बेस के साथ स्टक रहें, इनके लिए हम उनमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम करते ये हैं कि हम स्पेसशिप को उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हैं। एक तो वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही वो अब एक ऑर्बिट में हमारा जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो हम इस तरह से उसका काम करेंगे, उसको रोटेट कराएंगे एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से टूवर्ड्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, बिल्कुल जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो इससे इस रोटेशन से उसके अंदर एक ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी जो कि बिल्कुल अर्थ के जैसी होगी, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, और एज अ रिएक्शन वो उस फ्लोर के ऊपर, जो कि हमारी स्पेसशिप का फ्लोर होगा, उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा और उनका इंटरेक्शन होगा, और उसमें वैसी ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी जैसे कि हमारी अर्थ पे प्रोड्यूस होती है, और इससे हमें वही रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो कि
हमें अर्थ पे जिस तरह से चीज़ें स्टक होती हैं, कोई भी बॉडी है वो अर्थ की तरफ मूव करती है, वो फ्लोट नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्पेसशिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी के थ्रू ये काम किया जाता है। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक स्पेस ड्राफ्ट। एक स्पेस क्राफ्ट हमने किया जिसका रेडियस हमारे पास है आर, और इसको हमने रोटेट कराया है इसके अराउंड, इसके ओन एक्सिस के अराउंड, जिसकी एंगुलर स्पीड जो है उससे को हमने कहा कि ये ओमेगा है, और इसकी एक्सेलरेशन को हमने कहा कि ए सी है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास ए सी जो है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है। अगर यहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रोटेट हो रही है हमारी बॉडी। तो जब हम इसको आर को आर के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब हम ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई ओवर टी, क्योंकि ओमेगा हमारे पास वो टाइम है जिसमें वो बॉडी 2 पाई यानी कि एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर रही है। तो हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करके इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारे पास ए सी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आ जाएगी। जब हम टी को वी में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर v जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। हम जानते हैं कि टाइम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो v को हमने लिया एज अ फ्रीक्वेंसी। तो v को हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाह रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे कर देंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर 4 पाई स्क्वायर आर। और जब हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे सबके दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ए सी ओवर आर। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि हम ग्रेविटी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ए सी की जगह पर जी को भी रख सकते हैं। यहाँ पर आर जो है ये हमारे पास हमारा जो ट्यूनल है उसकी हाफ लेंथ है। अगर आप एफएससी या 10th क्लास से बिलोंग करते हैं 9th-10th से, तो ये आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। 20 अप्रैल 2004 में हमने प्रोब बी को लॉन्च किया, जिसको हम GPB भी कहते हैं। ये एक मिशन था जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आइंस्टाइन ने 1916 में जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, क्या वो ठीक थी। उन्होंने एक स्फेरिकल गैरोस्कोप को यूज़ किया, एक टेलीस्कोप को यूज़ किया, और उन स्टार्स के 2 इफ़ेक्ट्स जो आइंस्टाइन की थ्योरी ने दिए थे उनको रिकॉर्ड किया, उनको ऑब्ज़र्व किया, मेजर किया। तो उससे हमें क्या पता चला कि अर्थ जो है उसमें जो रैप प्रोड्यूस होता है वो स्पेस टाइम में रिजाइड्स करता है, और उसकी अमाउंट जो है उसको हम कहते हैं जियोडेटिक इफ़ेक्ट। जियोडेटिक इफ़ेक्ट ये होता है। और इसके बाद फ्रेम में एक फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट होता है। ये वो होता है कि जिसमें अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है, तो वो एक ये अमाउंट होती है, द अमाउंट बाय विच द रोटेटिंग अर्थ ड्रैग्स इट्स लोकल स्पेस टाइम अराउंड विद इट, कि अपने लोकल स्पेस टाइम को वो जिस तरह से रैप करती है अपने अराउंड, बिल्कुल उससे जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है द फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट। जैसे अगर हम एक रबर शीट लें और उसके ऊपर एक बॉल को रख कर अगर हम उसको रखेंगे सिंपली हैवी बॉल को, तो वहाँ पर एक कर्व प्रोड्यूस होगा, एक वेल प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम उसको वहाँ पर रोटेट कराना शुरू कर दें, हम उसको रोटेट कराएंगे ना, तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होगी, एक ड्रैग फील होगा उसकी मूवमेंट में। उस ड्रैग को हम कहते हैं द फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट, जो उसकी रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू और गैरोस्कोप के थ्रू जो है इन 2 इफ़ेक्ट्स को मेजर किया उन्होंने,
उसके बाद ग्रेविटी असिस्ट क्या चीज़ है? ग्रेविटी असिस्ट जो है ना, ये हमारी किसी भी प्लैनेट के ऊपर जिसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ये हमें उसकी रिलेटिव मूवमेंट के को बताने के लिए यूज़ करते हैं हम। ये उनको एक पाथ देता है, ठीक है, उनको एक पाथ और एक स्पीड देता है ताकि हम टाइम और एक्सपेंसेस को बचा सकें, ठीक है। ये हमारी जो भी चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, कोई हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, कोई सेटेलाइट है या जो भी एनीथिंग जिसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसको एक ख़ास उसको एक्सेलरेशन भी ये दे सकता है, डिसेलरेट कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसका पाथ चेंज कर सकता है। ग्रेविटी असिस्ट हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है जिसके थ्रू हम ये सारी काम कर सकते हैं। हमारा जब भी कोई भी स्पेस मिशन हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें एक ट्रैजेक्टरी बनाते हैं कि किस तरह से हम इसकी मोशन होगी, ये किस स्पीड से जाएगा, किस तरह से इसकी मूवमेंट होगी स्पेसक्राफ्ट की, हम हर चीज़ को देखते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग जो होती है इसको हम कहते हैं ये ग्रेविटी असिस्ट है, कि ये हमें असिस्ट करेगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस पाथ से जाएगी, किस वेलोसिटी के साथ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो नासा में उन्होंने जब 4 गैस जिएंट प्लैनेट्स को स्पेस क्राफ्ट के थ्रू उन्होंने ट्रेजेक्ट्रीज उनकी बनाई और उन्होंने उसकी वेलोसिटी को अचीव किया, और किस तरह से कि अगर हमें इनको इस सोलर सिस्टम से निकालना है, किसी दूसरे सिस्टम के अंदर एंटर करना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हम किस तरह से इनको एस्केप कर सकते हैं हमारे ग्रेविटी सिस्टम से, हमारे सोलर सिस्टम से। तो ये सब कुछ हमें ग्रेविटी असिस्ट बताता है। उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने ये हमें बताया कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा था कि स्पेस और टाइम जो है ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे स्पेस और टाइम एक दूसरे से रिलेटिव हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि पहले सब जितने भी साइंटिस्ट थे वो कहते थे 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब आइंस्टाइन आए, इन्होंने एक 4th डायमेंशन इंट्रोड्यूस कराया जो कि टाइम का था। फिर जब उन्होंने इस सब को, स्पेस और टाइम को एक दूसरे के, उन्होंने कहा कि ये स्पेस और टाइम जो है ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं, कि जैसे स्पेस चेंज होती है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, टाइम में डिफरेंस आता है। तो हमें ये पता चला कि ये उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे प्लैनेट्स या स्टार्स अपनी गैलेक्सीज में एक डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम वॉल भी कहते हैं, वेल भी कहते हैं, जिसको हम कर्व भी कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनका पाथ को भी डिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह उन्होंने जब जो हमें जीपीबी, हमने जिनके बारे में पहले पढ़ा कि प्रोब से उन्होंने जो एनालाइज किया डाटा, तो उससे हमें ये पता चला कि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। वो इसके साथ एग्री कर रही थी, ये सारी सिचुएशंस, उसका जितना भी डाटा था वो सब यही हमें बताता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। अब आइंस्टाइन की थ्योरी अबाउट ग्रेविटी तो हमने देख ली, लेकिन ग्रेविटी की कुछ और भी टाइप्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटी। तो क्या स्पेस के अंदर ग्रेविटी होती है? हम कहते हैं कि स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी होल्ड नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन स्पेस में हमारे पास हमने देखा कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर वो विदाउट ग्रेविटी, मतलब किसी स्पेस क्राफ्ट में नहीं जा रहे, कोई उनके पास कोई ख़ास ऐसा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ग्रेविटी नहीं है, तो वो फ्लिप कर रहे होते हैं इन द स्पेस, और उनके जो हेयर्स होते हैं वो स्टैंडिंग अप सो रहे होते हैं, और अर्थ में हर चीज़ जो है वो, जबकि अर्थ पे हर चीज़ अपने
फ्लोर के साथ, अपनी बेस के साथ स्टिक्ड होती है। तो ऐसा क्यों है? लेकिन माइक्रो ग्रेविटी ये है कि जो स्पेस में भी पाई जाती है। ये माइक्रो ग्रेविटी वो ग्रेविटी है जो स्पेस में पाई जाती है, और ये अर्थ की ग्रेविटी से 1 मिलियन टाइम्स लेसर है। यानी कि ये अर्थ की ग्रेविटी का 1 मिलियंथ पार्ट है। अगर इस ग्रेविटी को, अर्थ की ग्रेविटी को हम 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका 1 मिलियंथ पार्ट इस अर्थ की ग्रेविटी है, स्पेस की ग्रेविटी सॉरी है। तो स्पेस की ग्रेविटी जो है ये हमें कूल ट्रिक्स, जैसे कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्पेस में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और जो है फूड है ये इसके लिए ज़रूरी है, इंसान इसके साथ रह सकता है, हम उसको स्पेस के अंदर छोड़ दें तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। उसका मस्कुलर स्केलेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो न्यूट्रल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा। तो माइक्रो ग्रेविटी, जब ये ग्रेविटी जो है, हम जब ये सब देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितनी बैलेंस्ड हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने बेशक हर चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से पैदा किया है। तो किस तरह से इस ग्रेविटी को मेंटेन किया है कि ऐसी ग्रेविटी जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे मस्कुलर स्केलेटल के लिए, हमारे न्यूट्रल सिस्टम के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए कितनी ये हमारा स्मूथली बॉडी जो है वो काम करती है, किस तरह से ये हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ये ग्रेविटी। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए इंसान बेशक कहता है कि अल्लाह ताला आप ग्रेट हैं। इसके बाद हमने कहा कि माइक्रो ग्रेविटी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, और उसका फ्री फॉल जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। और वो बॉडी जो है वो सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो है ग्रेविटी। जैसे फ्लाइंग पैराबोलिक अटैक आर्क्स, जैसे न्यूट्रल ब्यूमर लेबॉर्ट्रीज हमारे पास होती हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये जस्ट हम एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए देते हैं कि उनको किस तरह से माइक्रो ग्रेविटी पर काम करना है, किस तरह से उनको अपनी स्पेस में इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना है अपने मिशंस के लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड आवर topic ends here. Please like, share and subscribe my YouTube channel.